हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 भारत की विरासत अर्थात भारत की धरोहर के बारे में पढ़ाएंगे। पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं क्या लिखा गया है इसमें। भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है। भारत के प्राचीन यानी पुराने ग्रंथ विष्णु पुराण में भारत के विषय में कहा गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद् भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थित स्थल का नाम क्या है? भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतीय हैं। भारत के शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए लिए जाने वाले संकल्पों में भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त जैसे शब्दों का प्रयोग यानी उपयोग होता है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में समुद्र और उत्तर दिशा में हिमालय की गिरिमालाएं यानी पर्वतें जैसी प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। हमारे देश की समृद्धि से आकर्षित हो करके अनेक विदेशी लोग व्यापार करने भारत आए, अस्थायी हुए अर्थात यहाँ पर बस गए और भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गई। यानी हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो पहचान है, उसमें विदेशी लोग मिल गए। इस आदान प्रदान अर्थात लेन देन की परस्पर अर्थात लगातार प्रक्रिया द्वारा देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिले और इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी विरासत का, हमारी धरोहर का हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ आना तथा उसका सातत्यपूर्ण यानी सत्यता के साथ विकास हुआ। यहाँ पर बताया गया है कि हमारा भारत जो है उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थित स्थल का नाम है भारतवर्ष, जिसके हम भारतीय संतान हैं। भारत में जब कोई शुभ कार्य होता है तो उसकी शुरुआत करने से पहले संकल्पों में लिए जाते हैं भारत के नाम भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त जैसे शब्द बोले जाते हैं। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में समुद्र और उत्तर दिशा में हिमालय की पर्वतें और प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। हमारे देश की समृद्धि यानी संपन्नता से आकर्षित होकर अनेक विदेशी लोग व्यापार करने हमारे भारत में आए और यहाँ हमेशा के लिए बस गए, भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए। इस आदान प्रदान यानी लेन देन की परस्पर प्रक्रिया द्वारा देश में अनेक परिवर्तन अर्थात बदलाव देखने को मिले और इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी विरासत यानी धरोहर का आदान प्रदान हुआ तथा उसका सत्यतापूर्ण के साथ प्रगति हुआ, विकास हुआ। आगे हम पढ़ते हैं भारत का स्थान और विस्तार। वर्तमान भारत के स्थान और विस्तार के विषय में हम कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन भारत, समय का भारत बहुत विशाल था अर्थात बड़ा था और वर्तमान समय में भी भारत विस्तार की दृष्टि से विश्व में 7वें क्रम में अर्थात 7वां स्थान एवं जनसंख्या के नज़रिए से दूसरे स्थान पर है। आगे हम पढ़ते हैं वैविध्य पूर्ण विरासत यानी विविधता से भरी हुई विरासत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत भूमि ने हमें और विश्व को समृद्ध एवं संपन्न वैविध्यपूर्ण विरासत दी है। भारतीय संस्कृति शांति प्रिय और व्यापारी रही है। भारत की संस्कृति में सत्य यानी निचोड़, चित्त यानी अनुभूति और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। इसके उपरांत यहाँ आकर बसी भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग संस्कृति के साथ आदान प्रदान अर्थात लेन देन द्वारा भारतीय संस्कृति समृद्ध यानी संपन्न बनी। उसके द्वारा अपनाए गए अहिंसा एवं शांति के मूल्यों की आज समूचे यानी पूरे विश्व में प्रशंसा अर्थात बड़ाई हो रही है और उसे स्वीकार किया गया है। सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता या अर्थात काबिलियत, बुद्धि, शक्ति और कला कौशल द्वारा समृद्ध यानी संपन्न बनाया है। भारत के भव्य यानी बहुत बड़े विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अनेक ऋषि मुनियों, संतों, विदुषियों यानी कवित्रियों, विद्वानों, चिंतकों यानी जो भारत को लेकर चिंतित थे, चिंता करते थे, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों यानी खोज करने वाले, संशोधन करने वाले, साहित्यकारों,
शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, समाज सुधारकों वगैरह यानी आदि दूसरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा और रीति रिवाज आदि भी भारत को मिले। इस तरह भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ। वैविध्यपूर्ण विरासत के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत भूमि ने हमें और पूरे विश्व को समृद्ध यानी संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण अलग अलग विरासत दी है। भारतीय संस्कृति शांति प्रिय यानी शांति को मानने वाले और व्यापारी रही है। भारत व्यापार करता रहा है दूसरे देशों में जाकर। भारत की संस्कृति में से सत्य यानी सत्य, चित्त यानी अनुभूति और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ आकर बसी अलग अलग संस्कृति के साथ आदान प्रदान द्वारा, लेन देन के द्वारा भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी है, संपन्न बनी है। उसके द्वारा अपनाए गए अहिंसा एवं शांति के मूल्यों की आज पूरे विश्व में बढ़ाई हो रही है और उसे माना गया है। सिंधु घाटी की संस्कृति से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता अर्थात काबिलियत, बुद्धि, बल और कला कौशल द्वारा समृद्ध बनाया है। भारत के भव्य यानी अलौकिक विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अनेक ऋषि मुनियों, संतों, कवित्रियों, विद्वानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों, साहित्यकारों, शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, समाज सुधारकों आदि लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। उनके धर्म, शासन शैली, शासन करने का जो तरीका था, रीति था, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा यानी जो पहनने का ढंग था, रीति रिवाज, परंपरा आदि भी भारत को मिले। इस तरह भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ है। आगे है संस्कृति का अर्थ। संस्कृति का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत अर्थात जीवन जीने की कला। देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों यानी परिस्थितियों के अनुसार जनजीवन में आने वाले, लोगों के जीवन में आने वाले बदलाव अर्थात परिवर्तन, सुधार, सामाजिक नीति रीति इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज और उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन और जीवन को उच्चतम यानी ऊंचे स्तर तक ले जाने के उद्देश्य आदर्शों का योग ऐसा भी कहा जा सकता है। संस्कृत का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया कि संस्कृति का अर्थ होता है जीवन जीने की कला। देश या समाज में हर समय पर बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार लोगों के जीवन में जो बदलाव आता है, सामाजिक सुधार, नीति रीति इत्यादि द्वारा अलग अलग समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृत अर्थात मानव मन की उपज, मानव के मन में जो अलग अलग विचार आते हैं उसमें मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन यानी रहने का, खाने पीने का जो तरीका है और जीवन को ऊंचे स्तर तक ले जाने के उद्देश्य आदर्शों का योग ऐसा भी कहा जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति की विरासत। विरासत का मतलब होता है हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट, धरोहर। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। विद्यालय में ली जाने वाली दैनिक यानी रोज की प्रतिज्ञा में मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध यानी अनेक परंपरा पर गर्व है, मान अभिमान है, ऐसा कहते हैं। यह समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा समग्र यानी पूरे विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन ऐसा कहा जा सकता है। आइए भारतीय विरासत को नीचे दिए गए 2 विभागों के माध्यम से समझें। भारतीय संस्कृति की विरासत के बारे में यहाँ पर बताया गया कि विरासत का मतलब होता है अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य बेशकीमती भेंट, उपहार। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। विद्यालय में ली जाने वाली दैनिक प्रतिज्ञा में हम कहते हैं कि मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा अनेक परंपरा पर हमें गर्व है, ऐसा कहते हैं। यह समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा पूरे विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन है, ऐसा हम कह सकते हैं।
आगे विरासत को नीचे दिए गए 2 विभागों में बांटा गया, उसके माध्यम से हम समझेंगे। पहला है भारत की प्राकृतिक विरासत और दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत। पहले हम भारत की प्राकृतिक विरासत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के निकटतम यानी नज़दीकी संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत प्राकृतिक भेंट है, उपहार, प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है, जिसमें ऊंचे पर्वत, नदियाँ, झरने, सागर, लंबा समुद्री तट अर्थात किनारा, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है तथा वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों और वैविध्यपूर्ण भूदृश्यों यानी जमीनों के अंदर जो अनेकता है बनावट, आकार में विविध प्रकार की चट्टानों, खनिजों का समावेश होता है। हम सब प्रकृति की संतान हैं। प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी, शुद्ध वायु तथा निवास जैसी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सुंदर व्यवस्था की है। प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धापूर्ण रहा है, जिसके उदाहरण पंचतंत्र की कहानियों और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में मिलते हैं। अपने लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी ऋतुओं और प्रकृति के साथ का संबंध देखने को मिलता है। अपने गीतों, त्योहारों, कविताओं, चित्रों में प्रकृति और ऋतु चक्र का निरूपण यानी उल्लेख किया गया है। निसर्गोपचार, नेचरोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धति प्रकृति पर आधारित है। भारत की प्राकृतिक विरासत के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच बहुत ही गहरा नज़दीक का संबंध है, जिसका यह परिणाम है प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत प्रकृति के द्वारा दिया गया भेंट है, उपहार है मनुष्य के लिए। भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और विविधता से पूर्ण है, जिसमें ऊंचे पर्वत, नदियाँ, झरने, सागर, लंबा समुद्री किनारा, बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है तथा वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों और विविधता से पूर्ण जमीनी बनावट, विविध प्रकार की चट्टानों, खनिजों का समावेश यानी मिलाप होता है। हम सब प्रकृति की संतान हैं, बच्चे हैं। प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी, शुद्ध हवा तथा रहने जैसी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सुंदर व्यवस्था की है। प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार श्रद्धापूर्वक रहा है, जिसके उदाहरण पंचतंत्र की कहानियों में और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में मिलते हैं। अपने लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी ऋतुओं और प्रकृति के साथ गहरा संबंध देखने को मिलता है। अपने गीतों, त्योहारों, कविताओं, चित्रों में प्रकृति और ऋतु चक्र का उल्लेख किया गया है। निसर्गोपचार अर्थात नेचरोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी जैसे चिकित्सा पद्धति प्रकृति पर आधारित है, निर्भर है। आगे दिया गया भूदृश्य यानी भूमि का जो बनावट है, सर्जन है, निर्माण है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भूमि आकारों द्वारा अनेक भूदृश्यों का सर्जन देखने को मिलता है, जैसे हिमालय पर्वत भूमि आकार है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति, खनिज, अद्भुत यानी अनोखा पशु पक्षी और शिखर यानी चोटी बर्फ से घिरे रहते हैं, जिनसे बड़ी नदियाँ 12 मास यानी महीने भरपूर पानी से समृद्ध यानी संपन्न रहती हैं। तराई के जंगल भी वहाँ स्थित हैं। हिमालय में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल, नंदा देवी जैसे शिखर भी हैं। भारत के लिए हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है, खास है। भूदृश्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि भूमि आकारों द्वारा अनेक भूदृश्यों का निर्माण देखने को मिलता है। यहाँ पे बताया गया कि जैसे हिमालय पर्वत भूमि आकार है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोग में लाए जाने वाले वनस्पति, खनिज, अनोखे पशु पक्षी और शिखर बर्फ से घिरे रहते हैं, जिनमें बड़ी नदियाँ 12 महीने पानी से भरी रहती हैं। तराई के जंगल भी यहीं पर स्थित है। हिमालय में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल, नंदा देवी जैसे शिखर भी हैं। भारत के लिए हिमालय बहुत ही
महत्वपूर्ण है, खास है। आगे हम पढ़ेंगे नदी के बारे में। यहाँ पर बताया गया है प्राचीन काल से यानी पुराने समय से नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही हैं। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है यानी इसका विकास हुआ है। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर गहरा असर यानी प्रभाव डाला है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि, जल मार्ग जैसी हमारी महत्वपूर्ण जरूरी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नदियों का स्थान प्रमुख है, खास है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई पुताई तथा उद्योगों के विकास के लिए भी मानव को नदियों के पानी पर आधारित यानी निर्भर रहना पड़ा है। इस तरह नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट के उषा यानी सुबह और संध्या के अलग अलग भूदृश्यों द्वारा भरपूर सौंदर्य, कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति की विरासत से मिला है। इसलिए हमने नदियों को लोक माता का सम्मान दिया है। यहाँ पर नदी के बारे में बताया गया कि पुराने समय से ही नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोग में आती रही हैं। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे इसका विकास हुआ है भारतीय संस्कृति का। और सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पीने का पानी, दूसरे अन्य काम में उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि यानी खेती करने के लिए जल मार्ग जैसी हमारी ज़रूरत की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नदियों का खास स्थान है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई पुताई तथा उद्योगों के प्रगति के लिए मानव को नदियों के पानी पर निर्भर रहना पड़ा है। इस तरह नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन यानी भारत में रहने वाले प्रजा के जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में पुराने समय से नदी के किनारे के सुबह के समय और संध्या के समय अलग अलग दृश्यों द्वारा भरपूर सुंदरता, कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति की विरासत से मिला है। इसलिए हमने नदियों को लोक माता का सम्मान दिया है। आगे पढ़ते हैं वनस्पति जीवन। भारतीय प्रजा आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रही है, जिसका प्रमाण अर्थात सबूत उसका वृक्ष प्रेम, पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति आदर है। मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर आधारित हैं। भारत में बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा धूप दीप किया जाता है। वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तेलहन के पौधे धन धान्य से लहराते खेतों, वन समृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों ने अति प्राचीन काल से यानी बहुत ही पुराने समय से हमारे जीवन को समृद्ध यानी संपन्न बनाया है। हरा हरण, बहेरा बहेड़ा, आंवला, घी कुंवार, अडुसा, नीम आदि औषधियों तथा मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही आदि पुष्पों ने मानव जीवन को खूब सुंदर, सुवासित, निरामय और समृद्ध बनाया है। वनस्पति जीवन के बारे में यहाँ बताया गया कि भारतीय प्रजा, भारत में रहने वाली जो प्रजा है, बहुत ही पुराने समय से पर्यावरण प्रेमी रही है, यानी पर्यावरण के प्रति प्रेम है सबके अंदर, जिसका सबूत उसका वृक्ष यानी पेड़ के प्रति प्रेम, फूलों के प्रति प्रेम और पौधों के प्रति आदर है। मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर हैं, आधारित हैं। भारत में बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा की जाती है। धूप दीप किया जाता है। वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तेलहन के पौधे धन धान्य से लहराते खेतों, वन समृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों यानी दवाइयों के लिए उपयोगी पौधों ने बहुत ही पुराने समय से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। हर्रा, जिसे हरड़ कहते हैं, बहेरा, बहेड़ा, आंवला, घी कुंवार, अडुसा, नीम आदि औषधियों तथा मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही आदि फूलों ने मनुष्य के जीवन को खूब सुंदर,
सुवासित यानी सुगंधित, निरामय यानी निरोगी, स्वस्थ और समृद्ध बनाया है। इस तरह भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन पर वनस्पतियों का खूब प्रभाव अर्थात असर रहा है। आगे पढ़ेंगे वन्य जीवन। वन में रहने वाले जानवरों का, पशु पक्षियों का जीवन कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन समय से भारत देश प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला देश है। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडा, चीता, सियार, भालू, हिरण, सांभर, खरगोश, अजगर, सांप, नाग, नेवला, गोह, शाही जैसे अनेक जीव देखने को मिलते हैं। विश्व में एशियाई सिंह केवल गुजरात के गिर के जंगल में देखने को मिलते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन्य जीवों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में स्थान दिया है। अपनी राष्ट्र मुद्रा में भी 4 सिंह, घोड़ा तथा बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्व प्रदान किया गया है। इन वन्य जीवों की रक्षा के लिए अभयारण्य बनाकर उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। अर्थात यहाँ पे वन में रहने वाले जीवों के बारे में बताया गया है कि पुराने समय से ही भारत देश प्रकृति प्रेमी यानी प्रकृति के साथ प्रेम करते ही हैं। उनके साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला देश है भारत। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडा, चीता, सियार, भालू, हिरण, सांभर आदि अनेक जीव देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व में एशियाई सिंह केवल गुजरात के गिर के जंगल में देखने को मिलते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन में रहने वाले जीवों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में जगह दिया है। अपनी राष्ट्र मुद्रा में भी 4 सिंह, घोड़ा तथा बैल की आकृति यानी छवि रखकर उन्हें महत्व यानी पहचान प्रदान किया गया है। इन वन में रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए अभयारण्य बनाकर उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। आगे पढ़ेंगे भारत की सांस्कृतिक विरासत, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत ने जगत को यानी पूरे विश्व को विविधतापूर्ण, अनेकतापूर्ण और समृद्ध विरासत की उपहार दी है, भेंट दी है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत यानी मनुष्यों के द्वारा रचना की गई विरासत। मनुष्य ने अपने बुद्धि चातुर्य यानी बुद्धि के बल पर कौशल और कला कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त किया है या पाया है, जिसका सर्जन किया है, निर्माण किया है, उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। आर्यों से लेकर शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि विविध यानी अलग अलग जाति प्रजाति भारत में आई। इन सबके बीच हुए आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत ने पूरे विश्व को अनेकतापूर्ण अलग अलग समृद्धि विरासत के रूप में भेंट दी है, उपहार दी है। सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया विरासत। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से पूर्ण, चातुरता से पूर्ण कौशल यानी योग्यता और कला कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त किया या उसका निर्माण किया, उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। आर्यों से लेकर शक, क्षत्रप, कुषाण आदि लोग भारत में आए और इनके बीच हुए आदान प्रदान अर्थात लेन देन से भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी, संपन्न बनी। आगे हम पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी भेंट यानी उपहार दी है। उदाहरण स्वरूप शिल्प स्थापत्य की कला लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है अर्थात पुराना है, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना यानी गिनती की जाती है। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्पों, पशुओं एवं खिलौनों तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प एवं नर्तकी की मूर्ति देखकर हमारे मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान और गौरव यानी शान की भावना जन्म लेती है। इसी क्रम में मौर्य युग की उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ यानी बैल का शिल्प, बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प, सारनाथ की धर्म चक्र
प्रवर्तन वाली महात्मा बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद के समय काल की जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, राष्ट्रकूट राजाओं के समय की इलोरा एवं अजंता की गुफाओं को देखकर हमें अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गर्व का अनुभव यानी एहसास होता है। आगे कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक यानी बहुत ही पुराने समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी उपहार दी है। उदाहरण के लिए यहाँ कहा गया कि शिल्प स्थापत्य की कला जो लगभग 5000 साल पुराना है, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन यानी पुराने अवशेषों यानी बचे कुछ अंशों की गणना की जाती है। उसमें से मिलने वाली देवी देवताओं की मूर्तियों, मानव शिल्पों, पशुओं एवं खिलौनों तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प यानी प्रतिमा, मूर्ति एवं नर्तकी की मूर्ति देखकर हमारे मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान यानी गौरव की भावना जन्म लेती है। इसी क्रम में मौर्य के समय के उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ यानी बैल का शिल्प, बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प, सारनाथ के धर्म चक्र, प्रवर्तन वाली महात्मा बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद के समय काल की जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, राष्ट्रकूट राजाओं के समय की इलोरा एवं अजंता की गुफाओं को देखकर हमें अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गर्व यानी शान का अनुभव होता है, एहसास होता है। आगे पढ़ते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबजों, राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों, उत्खनन किए गए यानी खुदाई किए गए स्थानों तथा ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। अपने स्वतंत्र संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों यानी जगहों जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन जो कोलकाता में है, दिल्ली वगैरह को भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है। भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणित, पंचांग, खगोल शास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, रथ, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण संरक्षण आदि कई महत्वपूर्ण खास खोज की भारत में हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, दरवाज़ों, इमारतों, उत्खनन यानी खुदाई किए गए स्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक स्थानों जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली आदि को भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है। भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणित, पंचांग, खगोल शास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, रथ, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तु शास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण सुरक्षा आदि कई महत्वपूर्ण खोज जो हमारे भारत में हुई है। आगे है गुजरात की सांस्कृतिक विरासत। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत क्या है। सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थलों में लोथल, धोलखा तहसील, रंगपुर, लीमड़ी तहसील, सुरेंद्रनगर जिला, धोलावीर कच्छ जिला, रोजड़ी अथवा श्रीनाथगढ़ राजकोट जिला वगैरह मुख्य है। वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, मोडेरा का सूर्य मंदिर, चांपानेर का दरवाज़ा, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरमगांव का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, झूलती मीनार, सीदी सैयद की जाली, हठी सिंह का देहरा, पाटर का सहस्त्रलिंग तालाब, बडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का महोबत खान का मकबरा, नौसारी की पारसी अगियारी वगैरह ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शनीय स्थल है। धार्मिक महत्व वाले स्थलों में द्वारका का द्वारकाधीश और मंदिर और जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा पीठ,
12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर उत्तर गुजरात में अंबाजी बनासकांठा जिला, बहुचराजी मेहसाणा जिला और महाकाली माता जी पावागढ़ पंचमहाल जिला, मीरा दातार उनावा पाटण जिला, जैन तीर्थ पालीताना भावनगर जिला, रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर खेड़ा जिला और शामला जी अरवल्ली जिला वगैरह तीर्थ स्थानों को गिनाया जा सकता है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि सांस्कृतिक पौराणिक यानी पुराण से जुड़े पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थानों में लोथल जो धोलका तहसील, रंगपुर लिमड़ी तहसील सुरेंद्रनगर जिला, धोलवीरा कच्छ जिला, रोजड़ी अथवा श्रीनाथगढ़ राजकोट वगैरह मुख्य हैं ये सब। इसके अलावा वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, मोडेरा का सूर्य मंदिर, चांपानेर का दरवाज़ा, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरमगांव का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद आदि कह रहे हैं कि यहाँ पे मुख्य जगह स्थान है, तीर्थ स्थान जिसको गिनाया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे। गुजरात के प्रसिद्ध प्रख्यात धार्मिक, सामाजिक और प्रवासन यानी ठहरने के उद्देश्य से स्थलों में पोलो जो विजयनगर साबरकांठा जिला में है, पंतगोत्सव और कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद, ताना रीरी महोत्सव वडनगर, उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव मोडेरा, रणोत्सव कक्ष वगैरह का समावेश होता है। करें गुजरात के प्रसिद्ध यानी प्रख्यात धार्मिक, सामाजिक और लोगों के ठहरने के लिए बनाए गए स्थानों में पोलो विजयनगर साबरकांठा जिले में है, पंगोत्सव और कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद में है, ताना रीरी महोत्सव वडनगर में है, उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव मोडेरा में, रणोत्सव कक्ष आदि जगहों का समावेश होता है। आगे है जैन बौद्ध पर्यटन स्थल। गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके आधार स्वरूप गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंभालीडा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक, झगड़िया वगैरह स्थलों पर बौद्ध और जैन गुफाएं देखने को मिलती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैन बौद्ध पर्यटन स्थल है जो घूमने का स्थान है। गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का वहाँ प्रचार प्रसार हुआ, जिसके आधार पर गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंभालीडा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक, झगड़िया वगैरह यानी और अनेक स्थलों पर बौद्ध और जैन गुफाएं देखने को मिलती है। आगे गुजरात के मेले। गुजरात में कौन कौन से मेले कब लगाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। गुजरात की रंग बिरंगी संस्कृति के विविध स्थलों पर यानी अलग अलग जगहों पर परंपरागत रूप से तथा धार्मिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मेले आयोजित किए जाते हैं यानी लगाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य मेलों का विवरण निम्नानुसार है। गुजरात के मेले के बारे में यहाँ कह रहा है कि गुजरात के रंग बिरंगी संस्कृति के अलग अलग स्थानों पर परंपरागत यानी बहुत ही समय से चले आ रहे मेलों को धार्मिक तथा सामाजिक नज़रिए से महत्वपूर्ण मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से मुख्य मेलों का नाम यहाँ दिया गया है। मेले का नाम है पहला मोडेरा का मेला। यह मेला मोडेरा मेहसाणा में लगता है श्रावण वदी अमावस्या के दिन। दूसरा है बहुचरा जी का मेला। यह मेला बहुचरा जी पाटण में लगता है। यह चैत्र सुदी पूनम के समय लगता है। तीसरा है शामला जी का कालिया ठाकोर का मेला। शामला जी अरवल्ली में यह मेला लगता है। यह कार्तिक सुदी 11 से अमावस्या में लगता है। भादरवी भादो पूनम का मेला अंबाजी बनासकांठा में लगता है। यह भाद्रपद सुदी पूर्णिमा के दिन लगता है। पांचवा है भवनाथ का मेला जो गिरनार जूनागढ़ में लगता है। यह मेला मार्गशीर्ष वदी 9 से 12 के समय लगता है। तरेतर का मेला तरेतर सुरेंद्रनगर में लगता है। भाद्रपद सुदी 4 से 6 के बीच में लगता है। भड़ियात का मेला अहमदाबाद में भड़ियात में लगता है। यह मेला रजब मास की तारीख 9, 10, 11 को लगता है।
8वां है नकलंग का मेला, यह भावनगर में लगता है भाद्रपद वदी अमावस्या के दिन। 9वां है माधवपुर का मेला, माधवपुर पोरबंदर में यह मेला लगता है चैत्र सुदी 9 से 13 के बीच। बौठा का मेला धोलका अहमदाबाद में लगता है, यह मेला कार्तिक सुदी पूर्णिमा के दिन लगता है। 11वां है मीरा दातार का मेला जो उन्नावा ऊंझा में लगता है रजब मास की तारीख 16 से 22 के बीच में। 12वां डांग दरबार का मेला जो अहवा डांग में लगता है, यह मेला फाल्गुन सदी पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। गोल गधे का मेला गरबाड़ा दाहोद में लगता है, होली के बाद का 5वां या 7वां दिन वह होता है। 14वां है कार्तिक पूर्णिमा का मेला सोमनाथ गिर में लगता है कार्तिक सुदी पूर्णिमा के दिन। 15वां है भांगुरिया का मेला, यह छोटा उदयपुर और क्वांट में लगता है, होली के रंग पंचमी तक यह मेला चलता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे का भाग जो है पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग को सुनना है, वीडियो को समझना है। तब तक के लिए धन्यवाद।